फ्रेंड्स, मैं टीचर संगीता सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 5.3 सील के बैरवै छंद, जिनके कवि हैं शेषनाग शर्मा सील जी। कल की वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही पाठ से के कुछ प्रश्नों को क्या किया था देखा था। आज हम लोग देखेंगे पाठ से आगे के और साथ ही भाषा के जो स्तर के जो प्रश्न हैं उनको हम क्या करेंगे देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, जिनमें पहला प्रश्न है। प्रश्न पहला, ससुराल जाना विवाह की एक रीति है, इस रीति पर अपने विचार लिखिए। तो विवाह दो परिवारों का मिलन है जिसमें वर पक्ष के साथ वधु को विदा कर दी जाती है, लेकिन जिस घर में लड़की अकेली होती है वहाँ माता पिता खालीपन महसूस करते हैं। इस परिस्थिति को जो है वो सोचने की जरूरत है। चलिए अब देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। आपकी शाला में विदाई कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे, इस विदाई एवं घर में या पड़ोस में बहन की विदाई का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। तो अगर हम शाला की विदाई को देखें तो शाला में जो विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वह मात्र औपचारिकता होती है, जबकि विवाह में जो विदाई की जाती है वह क्या होती है, अनिवार्य होती है। अगर दूसरे तरीके से देखें या दूसरा और उसका पॉइंट को हम देखते हैं तो शाला में जो विदाई समारोह आयोजित किया जाता है उसमें शिक्षा का स्तर क्या होता है, बदलता है। मतलब कहने का मतलब, मान लीजिए अगर 10वीं क्लास में है तो कहाँ चले जाएंगे, 11वीं क्लास में चले जाएंगे, या 12वीं के बाद विदाई होती है तो उनको कॉलेज के लिए मतलब शिक्षा के स्तर के लिए उनको क्या दी जाती है, विदाई समारोह जो है वो दी जाती है। जबकि जो शादी में जो विदाई समारोह दी जाती है, जो शादी में जो विदाई दिया जाता है उससे तो जीवन का स्वरूप ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। प्रश्न तीसरा, राउत हाट बाजार मेले गांव से गहरे जुड़े होते हैं, इस कथन पर अभिमत दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि गांव में ग्वाले गाय भैंस पालक ज़्यादा होते हैं और गांव का जीवन स्वरूप ही क्या होता है, अलग होता है। सप्ताह में एक बार हाट बाजार लगता है जहां पर आवश्यकता की वस्तुएं, सप्ताह भर की आवश्यकता की वस्तुओं की क्या की जाती है, खरीदारी की जाती है। साथ ही जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें विविध सामानों की क्या की जाती है, खरीदारी की जाती है। और उसके साथ ही जो धार्मिक पर्व पर जो मेले आयोजित होते हैं उनमें विविध वस्तुएं और साथ ही जो है वो विभिन्न कार्यक्रम, नाचा गम्मत आदि का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। चौथा, विवाह के पूर्व लड़की की मायके के प्रति कैसी जिम्मेदारी होती है और विवाह पश्चात ससुराल में उसके क्या क्या दायित्व होते हैं, अपनी माँ, भाभी अथवा विवाहित बहनों से उनके अनुभव सुनिए एवं उनका आलेखन कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार जो है वो बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को जो है पूछा जा चुका है। और साथ ही जो पाठ से के जो प्रश्न होते हैं, पाठ से आगे के जो प्रश्न होते हैं उनको जो है वो 3 नंबर का प्रश्न जो है वो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 1 नंबर 2 नंबर नहीं 3 नंबर का क्या होता है, सवाल होता है। इसलिए हमको जो है वो अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, उत्तर को तैयार करना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि विवाह के पूर्व लड़कियों की जिम्मेदारी तो अब बहुत कम होती है, लेकिन विवाह के पश्चात जो है वो उनको अनेक जिम्मेदारियों को वहन करना पड़ता है या निभाना पड़ता है। साथ ही वर्तमान समय में कुछ नौकरी पेशा जो लड़कियां हैं उनको विवाह के पूर्व भी जो है वो पारिवारिक जिम्मेदारी निभानी पड़ती है और विवाह के पश्चात जो है वो नौकरी, परिवार और समाज के साथ उनको तालमेल बिठाना पड़ता है। प्रश्न 5वां, कविता में कई स्थलों पर सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे गोड़ फड़कना, बहन बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण ना करना, कौवा का कौरा बांटना आदि। अपने साथियों के साथ चर्चा कर इनके विषय में अपने विचार लिखिए। तो कविता में कई जगह सामाजिक मान्यताओं का उल्लेख किया गया है, जैसे गोड़ फड़कना, बहन बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण ना करना, कौवा का कौरा बांटना। यह कम होते जा रहा है, समय के साथ और शिक्षा के साथ इसमें परिवर्तन होते जा रहा है। साथ ही कुछ जगह जो है वो कन्या जो है वो घर खर्च चलाती हैं, तो बहन या बेटी के घर का अन्न जल ग्रहण न करना यह मान्यता से परे है। साथ ही आजकल शहरों में जो है वो कौवा तो दिखाई ही नहीं देता है, तो कौवा का जो है वो कौरा बांटना तो यह प्रश्न ही नहीं उठता है। साथ ही जो पैर फड़कने का जो ये संबंध है इसको जो है वो स्वास्थ्य से क्या कर लिया गया है, ले लिया गया है। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द समूह के स्थान पर छत्तीसगढ़ी का एक शब्द लिखिए। शब्द समूह यहाँ पर दे दिया गया है, जो नांगर हल चलाता है, कुएं या तालाब से घड़े में पानी भर लाने वाली स्त्री,
काम करने वाला आम का बगीचा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि किस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसको जो इस तरीके से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसका जो है 1 नंबर के लिए वस्तुनिष्ठ में जो है वो प्रश्न पूछा जाता है। या तो पूछ दिया जाएगा कि आम का बगीचा का एक शब्द लिखिए, तो आप बोलेंगे वहां पर इसको क्या कहा जाता है, अमराई कहा जाता है करके। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेती हूँ, इसका पहले एक शब्द लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो नागर हल चलाता है उसे क्या कहा जाता है, नंगरिया कहा जाता है, नंगरिया। कुएं या तालाब से घड़े में पानी भर लाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है, पनिहारिन कहा जाता है। साथ ही काम करने वाले को क्या कहा जाता है, कमैया कहा जाता है। उसके बाद है आम का बगीचा को क्या कहा जाता है, अमराई कहा जाता है। तो अभी मैं बता रही थी कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरीके से क्या दे दिया जाएगा, एक साइड का हमको जो है प्रश्न दे दिया जाएगा, चाहे वस्तुनिष्ठ में, चाहे मल्टीपल चॉइस में दे दे, खाली स्थान में दे दे या मैच के रूप में दे दे। हमको सिर्फ इसमें से एक ही जो है प्रश्न पूछा जाएगा, चारों में से किसी को। जैसे मान लीजिए पूछ लिया जाएगा काम करने वाले को कहा जाता है, तो काम करने वाले को क्या कहा जाता है, कमैया कहा जाता है। या तो मैच में बोले जाएगा तो हम मैच में करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स में दिया जाएगा तो हम फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिख देंगे, कमैया करके लिख देंगे। या मल्टीपल चॉइस में दिया जाएगा तो हम इसका ऑप्शन क्या लिखेंगे, कमैया को लिखेंगे। तो इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में इसका प्रश्न को पूछा जाएगा। भाषा के बारे में दूसरा प्रश्न है, काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। इसी प्रकार पाठ में आए हुए अनुप्रास अलंकार के अन्य उदाहरणों को पहचान कर लिखे। यहाँ पे प्रश्न में ये पूछा गया है कि आपको जो है वो क्या करना है, अनुप्रास अलंकार को पहचान करके क्या लिखना है, इसका उत्तर लिखना है करके। तो हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न आएगा, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा भी दे दिया गया है और क्या दे दिया गया है, इसका उदाहरण भी दे दिया गया है। और हमको सिर्फ छांटना क्या था, जो पाठ में जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण आए थे उनको बस छांटना था। तो वैसे तो हमारे पास जो पाठ में आए हुए जो अनुप्रास अलंकार के उदाहरण है बहुत सारे हैं। यहाँ पर मैं 2 ही चीज को लिख दी हूँ मैं, रही रही नैना नदिया बाढ़ पूर, सुरुर सुरुर झन दायरो है। अगर प्रश्न के हिसाब से देखें तो उदाहरणों को पहचान करके लिखिए तो हमारा उत्तर तो सिर्फ जो है वो यही बस हो जाएगा। लेकिन हमको मालूम होना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। अधिकतर बच्चों को शिकायत रहती है कि हमारे पुस्तक में ग्रामर दिया नहीं है। सारा चीज बगैर ग्रामर की हिंदी की कल्पना जो है वो नहीं की जा सकती है। यहाँ पर आपको क्या दे दिया गया है, ग्रामर ही दे दिया गया है। अब इसको प्रश्न किस तरीके से पूछेगा, अब इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए जो प्रश्न है उसी को ही क्या करेगा, वो दूसरे तरीके से प्रश्न बना करके पूछेगा। क्या पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, जो काव्य में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। आप इनका क्या देंगे, परिभाषा देंगे। साथ ही आपको क्या लिखना है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण भी लिखना है। आप या तो इस उदाहरण को दे सकते हैं या तो फिर ये जो दोनों में लिखी उसको क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाई क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का जो है वो उदाहरण हो जाएगा। साथ ही जो है इसको एक और तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाएगा कि तरनी, तनुजा, तट, तमाल में कौन सा अलंकार है। तब आप बताएंगे कि यहाँ पर त की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही। त क्या है, वर्ण है। तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तब आप बोलेंगे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर में त वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। हमको सिर्फ इसको समझना नहीं, हमको आने वाले समय के लिए भी क्या करना है, तैयार करके रखना है, ताकि हमको अनुप्रास अलंकार से संबंधित कुछ भी प्रश्न आए तो हम उनको क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें। अगले प्रश्न को देखते हैं। जहाँ उपमेय जिसकी तुलना करते हैं में उपमान जिससे तुलना की जाती है का आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। यहाँ खिलौने उपमेय को चांद उपमान ही मान लिया गया है। पाठ में आए हुए रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण को लिखिए। इससे पहले जो हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ा था सेम उसी तरीके से इसमें भी क्या कर दिया गया है, परिभाषा भी दे दिया गया है और साथ ही क्या दे दिया गया, उदाहरण भी दे दिया गया है। और पाठ में जो अन्य उदाहरण आए हुए हैं उनको हमको क्या करना था, छांट करके लिखना था। वैसे तो मैं जब आप लोगों को पद्यांश का अर्थ समझा रही थी तब रूपक अलंकार के बारे में बता रही थी कि किसमें जो है वो रूपक अलंकार है करके। फिर भी यहाँ पर जो उसको उत्तर को हम लोग लिख देते हैं। मन मछली ला कैसे परिगे बान, बैरी बादर ते कस होगे बाम। यहाँ पर देखिए मन है
और मछली है, दोनों में क्या हो रहा है, अंतर जो है समझ में नहीं आ रहा है। साथ यहाँ पे जो बैरी है, बादल है, दोनों में जब अंतर समझ में नहीं आ रहा है, उपमेय में उपमान का आरोप हो गया है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और एक बात और बताना चाहती हूँ, अधिकतर बच्चे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती हैं, उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है करके। तो इसको एक बार और थोड़े से अच्छे तरीके से समझ लीजिए। उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, यहाँ पर जैसे दे दिया गया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, तो खिलौने की तुलना जो है वो किससे किया जा रहा है, चांद से क्या किया जा रहा है, इसका जो है तुलना क्या है, तो जिसकी तुलना करते हैं, तो जिसकी तुलना कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं हम लोग, जो है वो खिलौने की तुलना कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, तो चंद्रमा के साथ कर रहे हैं, इसलिए चंद्रमा क्या है, उपमान है। एक बात और अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए, जो चीज हमारे पास स्वयं है उसको किसकी संज्ञा देते हैं, उपमेय की संज्ञा देते हैं। कुछ चीजें हमसे जो दूर है, जिसको हम क्या करते हैं, मानते हैं, वह किसके अंतर्गत आता है, उपमान के अंतर्गत आता है। तो मेन तरीका जो है वो उपमेय और उपमान को पहचानने का, जो हमारे पास है वह उपमेय है, जो हमसे दूर है वह क्या है, उपमान है। अगर हम उपमेय और उपमान को समझ सकते हैं तो हमको रूपक अलंकार को समझने में क्या होगा, बिल्कुल भी देर नहीं होगा। तो इस तरीके से अब हमारा बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए करके, तब हम यहाँ पर प्रश्न परिभाषा दे देंगे कि जहाँ उपमेय जिसकी तुलना करते हैं, हमें उपमान जिससे तुलना की जाती है का आरोप किया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अब इसको उदाहरण तो करके बोलेंगे, तो मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, ये क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण हो जाएगा। लेकिन इसी उदाहरण को बोर्ड परीक्षा में पूछे कोई जरूरी नहीं है, वह पूछेगा तो किसका पूछेगा, जो हमारे कोर्स में है। तो हमारे कोर्स में क्या है, अभी जो है वो मन मछली ला कैसे परिगे बान, या बैरी बादर ते तय कस होगे बाम। अब यहाँ पे एक लाइन का इसको दे दिया जाएगा, मान ली ये वाली कविता को दे दी जाएगी। अब हमसे प्रश्न पूछा जाएगा मन मछली ला कैसे परिगे बान। जब हमको मालूम होगा कि उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है, तब हम यहाँ पर लिख देंगे कि यहाँ पर जो है वो कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। भाषा के बारे में अगला प्रश्न है, बैरवै छंद यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है जिसके विषम चरणों पहले व तीसरे चरण में 12-12 एवं सम चरणों दूसरा व चौथा चरण में 7-7 मात्राओं की यति से 19 मात्राएं होती हैं, अंतिम में गुरु लघु मात्राएं होती हैं। उदाहरण दे दिया गया है, भाषा सहज सरस पद नाजुक छंद जैसे गुर के पागे शक्कर कंद। पाठ से अन्य पदों की मात्राओं की गणना कीजिए। कहने का मतलब है पाठ में जितने भी पद दिए गए हैं उनकी हमको क्या करना है, गणना करना है, उनकी मात्राओं को क्या करना है, हमको जो है वो गिनना है। तो सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि बैरवै छंद किसे कहा जाता है। तो बैरवै छंद क्या है, बैरवै छंद जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंद है, जहां पर मात्रिक लगा रहता है, कहने का मतलब है मात्राओं को क्या किया जाता है, गिना जाता है। और जहाँ पे वार्णिक रहता है तो वहां पर किसको गिना जाता है, वर्णों को गिना जाता है। तो चूंकि यह क्या है, एक अर्ध सम मात्रिक छंद है, तो यहाँ पर किसको गिना जाएगा, मात्राओं को गिना जाएगा। तो मैं इसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आप लोगों के लिए बनाई थी कि बैरवै छंद जो है वो कौन सा छंद है। तो बैरवै छंद क्या है, अर्ध सम मात्रिक छंद है। अब आगे इसके देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, जिसके विषम चरणों पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं। तो पहला और तीसरा चरण कौन सा हो जाएगा, ये हमारा कौन सा चरण हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा चरण। पहला, दूसरा, तीसरा, और ये हो जाएगा चौथा। तो किसमें जो है 12-12 मात्राएं होनी चाहिए, पहले और तीसरे चरण में, पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं होनी चाहिए। साथ ही क्या बोल रहा है, सम चरणों, तो सम चरणों कहने का मतलब है दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 7-7 मात्राओं की यति होनी चाहिए। यति मतलब जहां पर हम रुकते हैं उसे क्या कहा जाता है, यति कहा जाता है। तो यति से कितनी मात्राएं होनी चाहिए, 19 मात्राएं होनी चाहिए। तो चलिए हम गिन के देखते हैं कि पहले और तीसरे चरण में जो है 12-12 मात्राएं, साथ ही दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 7-7 मात्राएं हैं कि नहीं, और टोटल जो है वो 19 मात्राएं हैं कि नहीं। चलिए गिन करके देखते हैं। तो गुरु, गुरु, लघु, 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 गुरु, गुरु, लघु, गुरु, लघु। अब हम गिन के देखते हैं जितनी मात्राएं हमको परिभाषा में दी गई उतनी है कि नहीं है करके। तो 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 12 प्रथम चरण में कितनी मात्राएं हैं, 12 हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 हैं।
उसके बाद जो है वो आपका देख लेते हैं तीसरे चरण को देख लेते हैं। पहले तीसरे चरण में भी जो है वो तीसरे चरण को गिन लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है वो सबसे पहले लघु लघु गुरु, यहाँ पर तीसरे को मैं ऊपर में कर देती हूँ ताकि गिनने में हमको क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा गुरु लघु गुरु गुरु, उसके बाद हो जाएगा आपका लघु गुरु लघु, ये हो जाएगा गुरु और लघु। यहाँ पर देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही हमने क्या किया, इसको जो है वो काउंट किया। मतलब पहले और तीसरे चरण को हम देखते हैं तो मात्राओं की संख्या कितनी आ रही है, 12 बार आ रही है। साथ ही हम इसमें देखते हैं जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 7-7 मात्राएं आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पर 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा 7, तो हम इसको कर देते हैं +7 करके, यहाँ पर भी कर देते हैं। तो 1 2 3 और 1 4 5 6 और कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 और टोटल जोड़ते हैं तो मात्राओं की संख्या कितनी हो जा रही है, 19 हो रही। तो इसी तरीके से पाठ में, चूंकि पूरा पाठ ही क्या है, बैरवा छंद है, हम किसी भी पंक्ति या किसी भी छंद को उठा करके हम गिनेंगे तो इतनी ही क्या हो जाएंगी, मात्राएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। और यही पहचान है हमारे बैरवा छंद का कि पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 7-7 मात्राएं, साथ ही जो उनकी अंतिम जो मात्राएं हैं वो क्या होती हैं, जो अंतिम मात्राएं होती हैं वह गुरु और लघु होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो अंतिम मात्रा है उसमें क्या आया है, गुरु और लघु आया हुआ। यह जो है पहचान किसका है, बैरवा छंद का है। अब हम बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न को सोचने का प्रयास करते हैं कि इसको बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से हमारा प्रश्न बनाकर हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला 1 नंबर का प्रश्न तो यहाँ पर ये बनता है कि बैरवा छंद जो है वो कैसा छंद है। तो आप बता देंगे 1 नंबर को वस्तुनिष्ठ इसमें पूछा ही जाएगा। तो बैरवा छंद क्या होता है, अर्ध सममात्रिक छंद होता है। दूसरा प्रश्न इसी से हम और निकाल सकते हैं कि बैरवा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो बैरवा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं। साथ ही हम इसे और 1 नंबर का वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकालेंगे कि बैरवा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, 7-7 मात्राएं होती हैं। साथ ही हम और प्रश्न बनाते हैं, बैरवा छंद के जो अंतिम में जो मात्राएं होती हैं वो कैसी होती है। तो अंतिम में जो मात्राएं होती हैं क्या होती हैं, गुरु और लघु होती हैं। और यति में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यति में जो कितनी मात्राएं होती हैं, 19 मात्राएं होती हैं। साथ ही अगर इसको ज्यादा नंबर का प्रश्न, 1-1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से पूछ दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा तो सीधा उसका एक ही प्रश्न बनता है कि बैरवा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो बैरवा छंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए करके प्रश्न पूछा जाएगा। तो हमको पूरी परिभाषा और साथ ही इसका क्या देना पड़ेगा, पूरा जो है वो उदाहरण के साथ हमको इसको उत्तर पूर्ण करना पड़ेगा। बारे में अंतिम जो प्रश्न है शब्द गुण, तो शब्द गुण को जान लेते हैं। गुण साहित्य शास्त्र में काव्य शोभा के जनक है। मतलब काव्य के जो शोभा होते हैं वह किसके माध्यम से होते हैं, गुण के माध्यम से होते हैं। अब देख लेते हैं शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला शब्द गुण कौन सा है, माधुर्य गुण है। चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण माधुर्य होता है। श्रृंगार रस का वर्णन इससे भावपूर्ण होता है। कहने का मतलब है हमको याद करना है तो हम कैसे याद करेंगे कि माधुर्य गुण, चित्त को प्रसन्न करने वाला गुण माधुर्य गुण होता है और श्रृंगार रस का वर्णन इससे क्या होता है, भावपूर्ण होता है। दूसरा है प्रसाद गुण, चित्त को प्रभावित करने वाला गुण प्रसाद होता है। शांत रस एवं करुण रस का वर्णन इससे भावपूर्ण होता है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा कौन सा गुण है, तीसरा गुण कौन सा है, ओज गुण है। चित्त को उत्तेजित करने वाला गुण ओज गुण होता है। वीर रस का वर्णन इससे भावपूर्ण होता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना हमने जब पढ़ी थी जनतंत्र का जन्म, तब हमने उस समय जो है ओज गुण के बारे में थोड़ी सी जानकारी में दी हुई थी। तो इससे हमारा ये स्पष्ट हो गया है कि जब हम कविता को पढ़ते हैं, जब हम बार बार विशेष को लिखने वाली बात कहते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि इसमें माधुर्य गुण है, प्रसाद गुण है, कि कौन सा गुण है करके। तो परिभाषा से आज आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर माधुर्य गुण होता है, कहाँ पर प्रसाद गुण होता है और कहाँ पर जो है वो ओज गुण होता है। अगर मान लीजिए हम कविता को पढ़ते हैं, हमको जो है वो हमारा चित्त क्या हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तो हमको वहाँ पे लगना चाहिए कि कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ कविता ऐसी होती हैं जो हमको क्या कर जाती हैं, हृदय को जो है प्रभावित
प्रभावित कर जाती हैं। तो वहाँ पे कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण होता है। कुछ कविताएं ऐसी हो जाती है जिनसे हम उत्तेजित हो जाते हैं या हमको कुछ आगे कुछ करने का जो है वो हिम्मत आता है, तो वहाँ पर जो है वो कौन से गुण की होती है? जो ओज गुण जो है वो होता है। तो इस तरीके से हमारा तीनों ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण भी क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया। साथ ही हमने इस पाठ के माध्यम से किसको जान लिया है? शब्द गुण को भी जो है वो जान लिया। और लास्ट में हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि प्रस्तुत पाठ में किस शब्द गुण की बहुलता है? तो किस शब्द की बहुलता है या किस शब्द गुण की जो है बहुलता है? तो चित्त को प्रभावित करने वाला गुण प्रसाद है। शांत रस एवं करुण रस का वर्णन इससे भावपूर्ण होता है। तो हमने बैरवैछन की जितनी भी कविताओं को पढ़ा है उनमें जो है वो उनकी कविताओं ने हमको क्या किया है? प्रभावित किया है। और साथ ही जो इसमें शांत रस है, करुण रस है, उनसे इस कविता क्या हो गई है? पूरी तरीके से भावपूर्ण हो गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पाठ में जो है वो प्रसाद गुण की क्या है? बहुलता। इस तरह से बैरवैछन के जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 नंबर के प्रश्न कैसे प्रश्नों को बनाया जाता है, उन सभी चीज़ों की जानकारी जो है मेरे द्वारा दे दी गई है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।